हैं आज क्लास 12 के फिजिक्स में ऑप्टिक्स। इसमें कल हमने देखा दर्पण सूत्र और गोलीय दर्पण में संबंध F और R के बीच में संबंध हमने कल देखा था। R बराबर 2F को स्थापित किया गया है। आज देखेंगे आवर्धन के बारे में, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे और प्रकाश के अपवर्तन पर कुछ पॉइंट डील करेंगे हम सब। तो आज तक जो क्लास चलेगा लगभग 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं। कल से जो होगा हम लोगों का प्योर एकदम 12 का क्लास आपका चलने वाला है। वो 10 में आप लोग नहीं पढ़ चुके, नहीं पढ़े हुए हैं। देखते हैं आवर्धन क्या है। पहले मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। अगर इसका ऐसा ही इसका मात्रक लिखा जाए तो मात्रक नहीं आएगा, क्योंकि ऊंचाई अगर सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, मीटर हो क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मात्रक इसका नहीं आने वाला है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो देखते हैं गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान हम देखने जा रहे हैं। देखिए पहले देख लेते हैं समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा। समतल दर्पण में अगर आवर्धन निकालें, आवर्धन तो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टा वस्तु की ऊंचाई होगी, ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लिया हमने क्या है, x है, तो वस्तु की ऊंचाई भी क्या होगी, x होगी। क्योंकि गोलीय समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो समतल दर्पण में आवर्धन जो होता है क्या होता है, 1 होता है। एक क्वेश्चन पूछा भी है कि समतल दर्पण में आवर्धन 1 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखते हैं गोलीय दर्पण में, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण में आवर्धन का व्यंजक, गोलीय दर्पण में आवर्धन का व्यंजक। मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB रखी गई है जिसकी ऊंचाई h है। इसके समानांतर अगर प्रकाश किरण आएगी तो किससे गुजरेगी, F से। और अगर यही ध्रुव पर जाए तो जितना ये I है उतना ही R से होकर के ये उतना ही कोण बनाते हुए गुजरेगी। तो कट रहा है यहाँ पे A डैश B डैश प्रतिबिंब बना। अगर यही बनाया जाए उत्तल दर्पण में, दोनों में आप साबित कर सकते हैं। डायग्राम ठीक से देख लें, P है, F है, C है। अगर वस्तु यहाँ पे रख दी जाए AB ऊंचाई की, AB है, मान लें यहाँ प्रतिबिंब ऊंचाई कितना है, H डैश मान लेते हैं। चलिए वस्तु की ऊंचाई कितनी है, H है। समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, F से। लग रहा है कि F से आ रही है, ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। अगर ये हम यहाँ से लेके जाए P से, जितना I है उतना ही R के बराबर परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे निकलेगी R, इधर निकल गई, लग रहा है उधर से आ रही है। तो यहाँ पर भी बन रहा है A डैश B डैश H डैश, पता है ना। तो दोनों में डायग्राम बन चुका है। इसमें देखेंगे A B P और A डैश B डैश P में, यहाँ भी देंगे A B P और A डैश B डैश P। दोनों में सेम काम करना है, दोनों में समरूप साबित करेंगे। तो अंतर क्या आएगा कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक बना हुआ है, समझिएगा, नीचे बना हुआ है तो माइनस में आएगा। यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो क्या सीधा बना हुआ है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा ये। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो माइनस में होगी, यहाँ प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो प्लस में आएगी। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस आ रहा है। तो दोनों कैंसिल, सेम आएंगे दोनों का मान। तो देखें, मान लिया कि
मान लिया कि गोलीय दर्पण के सामने, दर्पण के सामने अगर अवतल लिखा जाए, दिया होगा तो अवतल दर्पण के सामने, उत्तल लिखा है तो उत्तल दर्पण के सामने। h ऊंचाई, ऊंचाई की एक वस्तु AB स्थित है, AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। A डैश B डैश बनता है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है। इसलिए आवर्धन बराबर, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बट्टा वस्तु की ऊंचाई कितना h, यही डिफरेंशियल होता है। प्रतिबिंब a बराबर h डैश बट्टा h। अब देखते हैं हम क्या दोनों त्रिभुज में कितना नोट कर लेंगे, लिख लेना। चलिए देखिएगा, त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A डैश B डैश P में, A डैश B डैश P में या इसमें त्रिभुज ABP त्रिभुज A डैश B डैश P में, इसमें P में बोलिएगा ये कोण 90, ये कोण भी 90 और ये I और R दोनों क्या है बराबर है। तो कोण BAP बराबर कोण B डैश A डैश P, क्यों दोनों कितने हैं 90। और कोण APB बराबर कोण A डैश P B डैश, क्योंकि I बराबर कितना है R है। देखिएगा आ रहा है कि नहीं, हो गया। इसलिए त्रिभुज ABP समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश P के, समरूप हो जा रहा है तो संगत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसका ऊंचाई A डैश B डैश बट्टा इसकी ऊंचाई बराबर इसकी दूरी A डैश P बट्टा इसकी दूरी AP। चिन्ह परिपाटी से प्रयोग कर लीजिए, चिन्ह परिपाटी से A डैश B डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, नीचे की तरफ है तो क्या लिखेंगे -h डैश। AB क्या है वस्तु की ऊंचाई है, ऊपर क्या लिख देंगे h। A डैश P प्रतिबिंब की दूरी है तो भी माइनस में होगा, और AP जो है क्या है वस्तु की दूरी है, इधर ही है तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा। ये मान रखने पर क्या हो जाएगा, मान रखने पर, मान रख दिया जाए, मान रखेंगे तो -h बट्टा h बराबर -b बट्टा कितना माइनस ले, इस माइनस से इस माइनस काट दीजिए तो h डैश बट्टा h बराबर -b बट्टा u। h बट्टा h क्या है m है, अभी समीकरण 1 में आया था तो m बराबर -b बट्टा u। मतलब कि आवर्धन जो गोलीय दर्पण में होगा -b बट्टा u होगा। इसमें बनाएंगे तो इसमें ही बनाएंगे तो यही मान आएगा। यहाँ सिर्फ अंतर क्या होगा कि ये प्लस में होगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस में, इसमें एक ही माइनस रहेगा तो एक माइनस हो जाएगा। वहां पे 3 माइनस थे तभी क्या था माइनस में आया था ये। अब देखते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या कि माध्यम परिवर्तन से दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में इसकी दिशा क्या हो जाती है मुड़ जाती है, अपनी दिशा से विचलित होती है, उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और ये विचलन क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। कारण क्या है, प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल या गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है
जिस कारण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, दिशा में परिवर्तन होता है। अब जरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये वायु है और ये क्या है, कांच है, तो वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम होगा, और कांच क्या होगा, सघन माध्यम होगा। याद रखेंगे, विरल किसको कहेंगे, सघन किसको कहेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की गति अधिक हो उसे विरल, और जिसमें गति कम उसको सघन। जैसे यहाँ पे एयर और ग्लास, एयर में जो गति होगी वो क्या होगी, लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे कितना होता है, मतलब 8×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ये कम है तो क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम कहलाएगा। तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं जिसको ठीक से देखें। ये क्या है, सतह है, पृथ्वी सतह बोलते हैं, जिस सतह से दूसरा माध्यम शुरू हो जाता है। तो अगर विरल माध्यम से ये प्रवेश कर रही है, ये आपतित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपतित किरण। इस पर अगर हम लंब डाल दें तो क्या बोलेंगे, अभिलंब कहा जाएगा। ये अभिलंब हो गया, अभिलंब। ये आपतित किरण है, ये कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण। तो क्या होगा, ये इसको जाना था ऐसे, अगर ये माध्यम चेंज नहीं होता तो ऐसे निकल जाती, लेकिन इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई। देखिए ध्यान से, मतलब क्या हुआ, ये अविलंब की ओर मुड़ गई है, ये अपवर्तित किरण हो गई, इसका कोण जो होगा आर होगा। ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है, आपतित किरण है। तो इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं इसको नोट करेंगे कि अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी कारण जब हम ठोस से विरल से सघन में जाते हैं तो जो गहराई वो दिखाई पड़ती है वो कम दिखाई देती है, क्योंकि अगर नजदीक मुड़ रही तो पहले कट जाएगी, और दूर भागेगी तो दूर में कटेगी। तो अगर हम पानी में देखेंगे तो गहराई क्या दिखाई देगी, वही से पानी में देखेंगे तो क्या कम दिखाई देगा, क्योंकि अभिलंब की ओर मुड़ रही है। दोनों किरणें क्या होंगी, तुरंत पहले ही कट जाती है, कोई वस्तु रखी रहती है तो कम ऊंचाई की दिखाई पड़ती है। दूसरा लिख देंगे यहीं पे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, लिख लेंगे। और तीसरा पॉइंट लिख लेंगे कि अगर लंबवत प्रवेश कर रही है एक माध्यम से दूसरा माध्यम में तो उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है। ये 3 पॉइंट है, इसको ठीक से देखेंगे इसको। अब ये पॉइंट आप लोग जान ही रहे हैं, एक बात और लिख लें इसमें, इसी में लिख लिया जाए। अपवर्तन के नियम लिख लेते हैं हम लोग। अपवर्तन के 2 नियम हैं, अपवर्तन के नियम 2 नियम है। नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, दूसरा है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा लिख देते हैं, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बट्टा साइन आर बराबर नियतांक, एक नियतांक। इस नियम को स्नेल ने दिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। किसको, दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अब कुछ और बातों को देखते हैं। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू मीडियम बराबर सी नॉट बट्टा सी एम, मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे ग्लास में निकालना, कांच में कांच का अपवर्तनांक निकालना हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल और ग्लास में प्रकाश की चाल लिखेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है वायु में? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ग्लास में होता है 1.8×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे ये कैंसिल हो गया। 3 पर 1 0 कर दीजिए, नीचे कितना हो गया 18, 6 × 30 6 3 18, 5/3। मात्रक होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है ये अनुपात है, इसलिए मात्रक नहीं होगा। तो 6 लगभग में ये इसका मात्रक आएगा। इस तरह से निकालेंगे अपवर्तनांक, डिवाइड करेंगे तो 1.66 आ जाएगा। अब देखते हैं एक और पॉइंट देख लेते हैं, पार्श्विक विस्थापन देख लेते हैं। देखेंगे ऐसे निकालेंगे, किसी का भी हो, पानी का हो, कांच का हो, हीरा का हो, जिसका भी हो, इसमें 3 चीज निकाल सकते हैं। अगर अपवर्तनांक दिया है तो गति निकाल सकते हैं, और गति दिया है तो अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और देख लें, पार्श्विक विस्थापन समझेंगे ठीक से। पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, होता क्या है कि मान लो ये कांच है एक, या बर्फ की सिल्ली है, प्रकाश किरण इधर से आई, हाँ, ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, ठीक है ना। इसको अगर प्रकाश किरण अगर कोई माध्यम नहीं रहता तो ये ऐसे जाती, सीधे निकल जाती। अब फिर यहाँ पे अगर हम लंब डालें तो अब ये सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जा रही है तो दूर भागेगी। ये हुआ निर्गत किरण। क्या हो गई? निर्गत किरण। और ये आपतित किरण, आपतित किरण, दोनों क्या हो गए? समानांतर हो गए। तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या है? दूरी है। ये इसी लंबिक दूरी को क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। पार्श्विक विस्थापन मतलब कि अगर प्रकाश किरण जिस माध्यम से चल रही है दूसरे माध्यम में प्रवेश करके फिर उसी माध्यम में अगर आ रही है ना, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबिक दूरी होगी उसी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। याद रखेंगे कि देखिए, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके पुनः अगर पहले वाले माध्यम में आ रही है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर समाप्त होगा तब आगे प्रश्न बनाया जाएगा।